हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है कैसा मिलन। मोबाइल की घंटी बजी। मनोज बाबू ने फ़ोन उठाया। हेलो अंकल, मैं रमन बोल रहा हूँ। नमस्कार, उधर से आवाज़ आई। बेटा खुश रहो और बताओ क्या हाल है, पापा की तबीयत कैसी है? मनोज बाबू ने पूछा। अंकल वो रमन की आवाज़ अटकने लगी थी। मनोज बाबू बोले, क्या हुआ रमन, सब ठीक तो है ना? अंकल, पापा की तबीयत बहुत नासाज है, पता नहीं कब क्या हो जाए। कहते कहते रमन का गला भरा गया। फिर संभलते हुए बोला, आपको याद कर रहे थे इसलिए आपको फ़ोन लगाया। फिर फ़ोन कट गया। मनोज बाबू का चेहरा बदरंग हो गया। उन्होंने हड़बड़ाकर किशुन बाबू को फ़ोन लगाया। 1 घंटे में दोनों राजेश्वर के घर पर थे। राजेश्वर उर्फ राजू के घर एक कमरे को ही उसके परिवार वालों ने छोटा अस्पताल बना दिया था। ऑक्सीजन मास्क के अंदर चेहरा कितना सपाट हो चला था। राजू ने मनोज और किशुन को देखकर उठने का प्रयास किया पर उठ नहीं पाए। दोनों ने उन्हें लेटे रहने का इशारा किया। मनोज, किशुन देव उर्फ किशुन एवं राजू तीनों बचपन के दोस्त थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक साथ पढ़े थे तीनों। राजू की सरकारी नौकरी थी। राजू के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद तीनों एक ही शहर में आ गए थे। 10 साल पहले पत्नी के आकस्मिक निधन के बाद राजू ने BRS ले ली थी। मनोज का यहाँ अच्छा खासा बिजनेस था। किशुन बाबू बच्चों को पढ़ाते थे। वो माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर थे। एक ही शहर में होने के बावजूद तीनों का मिलना बमुश्किल ही हो पाता था। हालांकि तीनों के पारिवारिक रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। राजू को कैंसर था। डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम की सलाह दी थी। स्टेज IV तक पहुंच गया था उनका कैंसर। इसलिए उनके बेटे रमन ने घर में ही सभी मेडिकल उपकरण को सेट कर छोटा सा वार्ड बना रखा था। समय समय पर डॉक्टर आते और देखभाल करके चले जाते। खैर, राजू ने दोनों मित्रों को पास बुलाया और धीमे से लड़खड़ाते हुए बोला, यार पता नहीं मैं कितने दिनों का मेहमान हूँ, मेरा एक काम कर दोगे दोस्त? किशुन ने राजू के हाथ पर हाथ रखकर कहा। हाँ भाई बोलना। उधर मनोज सर पर हाथ रखकर बोले, क्या काम है बोल। मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, धन दौलत इज्जत शोहरत यार दोस्त घर परिवार सब कुछ। बस एक अंतिम इच्छा है मेरी यार, मुझे बस एक बार सपना से मिला दो प्लीज़, ताकि मैं चैन से अंतिम सांस ले सकूं। कहते कहते राजू का गला भर गया और सूनी आंखों से 2 मोती निकलकर झुर्री वाले धंसे हुए गालों में जा ठहरे। ये बातें सुनकर मनोज और किशुन दोनों स्तंभ हो एक दूसरे को देखने लगे। जैसे काटो तो खून नहीं। क्या हुआ, नहीं कर पाओगे? राजू ने पूछा। शायद उसने उनके भावों को पढ़ लिया था। किशुन ने कहा, भाई मेरे पास तो उसकी कोई खबर नहीं है। कहाँ है, कैसी है, उससे मिले भी तो 40 साल हो गए हैं, फिर तू आज। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, मनोज ने किशुन की बात पर कहा। सपने बैच की सबसे खूबसूरत लड़की, कौन लड़का उसके पीछे पागल नहीं था? अचानक सब कुछ फिल्मों की तरह फ्लैशबैक हो सभी चीज़ें दोनों को दिखाई देने लगी। यादें ताज़ा हो गई दोनों की। राजू 2 साल के अथक कोशिश से पटा पाया था सपना को। दोनों की जोड़ी खूब जमती थी। राजू की पढ़ाई चल रही थी कि एक दिन अचानक सपना की शादी हो गई इंजीनियर से। लड़का भी ठीक ठाक था, खाता पीता घर का था। वो दिन राजू की ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। सामाजिक बंधन, रस्म रिवाज, पैसा, शोहरत सब कुछ हावी हो चुका था। एक निश्चल, निष्कपट एवं निर्मल प्रेम पर पहली बार राजू की आंखों से इतना झरना बहा था उस दिन। खैर धीरे धीरे सब समान सा लगने लगा था। 2 साल बाद राजू की भी शादी हो गई थी पारुल भाभी के साथ। सब कुछ ठीक था, उनका परिवार खुश था। मगर आज लग रहा था कि सब झूठ था, सब दिखावा, सब छलावा। आज लगा जैसे राजू अपने दिल की आवाज़
और उसकी बातों को कह रहा हो। जिंदगी के अंतिम दौर में इसका मतलब राजू अभी तक पहले प्यार को भुला नहीं। शायद हाँ, सामाजिक मजबूरियां और बंधन ने शायद अब तक उसे रोक रखा था, जो आज उसकी जुबान पर आ ही गया। जी पापा, ये शब्द सुनकर किशुन का ध्यान टूटा। ये शब्द रमन के थे। शायद राजू ने उसे अपने पास बुलाया था। रमन राजू के पास गया। राजू ने एक चाबी कमर के पास से निकाल कर दी, जो उसके पैजामे से बंधी थी, और रमन को कुछ कहा। रमन उठा और अंदर से छोटा सा संदूक लाया। उसे सबके सामने खोला गया। शायद ये भी एक राज था। खुद रमन भी आश्चर्यचकित था। बक्सा खुला तो एक पुरानी सी डायरी थी और एक लाल गुलाब, जो वक्त के साथ पुराना होकर सूख चुका था। राजू ने डायरी को कांपते हाथों से सहलाया, थपकी दी और धीरे से कांपते ओठों से मास्क के ऊपर से चूमा और बाजू में रख दिया। फिर गुलाब को उसने चूमकर सीने पर रख दिया। हर कोई यह दृश्य देख रहा था, कोई आश्चर्य से तो कोई भावुक होकर। रमन की पत्नी अपने 8 साल के बेटे के साथ राजू के पास आई और धीरे से बोली, पापा, ये डायरी और फूल आपको सपना ने दिया था। राजू ने सर हिलाकर हामी भरी। बहू की आंखों में पानी आ गए, मगर खुद को संभालते हुए बोली, इसको कहाँ रख दूं, डायरी और गुलाब। राजू ने उसे वहाँ से हटाने से मना कर दिया। इधर से सब दृश्य चल रहा था। उधर मनोज और किशुन आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। यार, कैसा होगा ये? तेरे पास है क्या उसका पता या फ़ोन? मनोज ने पूछा। किशुन ने नकारात्मक जवाब दिया। बड़ी मुश्किल थी, दुविधा भी, करे भी तो क्या करे। फिर दोनों ने फेसबुक में सर्च किया। सपना, लंबी लिस्ट आई, लेकिन वो सपना नहीं मिली। फिर उसी फेसबुक से दोस्तों के मोबाइल नंबर निकालकर फ़ोन किया गया। शाम हो गई, कोई हाल नहीं निकला, कोई छोर नहीं मिला उन्हें। लेकिन फिर अचानक उन्हें रूबी का नंबर मिला। फ़ोन लगाया गया। संयोग बस रूबी ने ही फ़ोन उठाया। मनोज ने रूबी को अपना परिचय दिया। रूबी अपने बैच के लड़के को पहचानी। बातें करते करते मनोज ने रूबी से सपना के बारे में पूछा। मनोज, तू पागल है? 40 साल हो गए हैं हमें मिले हुए। मेरे पास उसका नंबर कहाँ से होगा? और तू अभी क्यों आज खोज रहा है उसे? रूबी ने पूछा। मनोज बोला, नहीं यार, मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए नंबर ढूंढ रहा हूँ। रूबी बोली, मेरे पास उसका तो नहीं, लेकिन संध्या का नंबर है, चाहो तो ले लो, शायद उससे कुछ पता चल जाए सपना के बारे में। मनोज झट से नंबर लिया और किशुन ने अपने मोबाइल से कॉल किया संध्या को। संध्या सपना की सबसे अच्छी दोस्त। उसे सपना राजू के बारे में सब पता था। मनोज को लगा जैसे वो सपना के करीब पहुंच चुके हैं। किशुन ने संध्या से बात करना शुरू किया। हेलो, मैं किशुन बोल रहा हूँ, क्या मैं संध्या जी से बात कर सकता हूँ? उधर फ़ोन किसी बच्चे ने उठाया था। वो चिल्लाते हुए बोल रहा था, दादी दादी, कोई किशुन आपसे बात करना चाहता है। कुछ देर बाद हेलो, उधर से बूढ़ी की आवाज़ आई। हेलो संध्या, मैं किशुन बोल रहा हूँ, पहचानी मुझे? कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। किशुन ने परिचय देने की कोशिश की। किशुन, किशिंदो? ओह हाँ, वो मोटा किशुन अपने बैच का? बूढ़ी ने हंसते हुए पूछा। किशुन बोला, हाँ हाँ, वही किशुन। मुस्कुराहट आ गई उसके चेहरे पर। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी। हंसी मजाक भी चल रही थी। रमन और उसकी बीबी ये सब देख रहे थे। इतने सालों बाद भी वही मुस्कुराहट, वही गर्माहट, शायद यही दोस्ती थी। बचपन के दोस्त भुलाए नहीं भूलते। आज तो जैसे बच्चों का बचपना ही कहीं गुम हो गया है। किताब, कंप्यूटर और कंपटीशन के बीच दोनों मियाँ बीवी यही सोच रहे थे शायद। तभी किशुन की आवाज़ रमन के कानों में पड़ी। अरे रमन, कहाँ खो गया? पेन पेपर दे भाई, नंबर नोट करना है। किशुन बाबू के चेहरे पर चमक थी। लग रहा था जैसे उन्हें सपना का नंबर मिल गया था। उन्होंने नंबर नोट किया और फिर संध्या को थैंक यू बोला। अब किशुन बाबू ने सपना का दिया नंबर डायल किया। कोई जवाब नहीं। दूसरी कोशिश, कोई जवाब नहीं। तीसरी कोशिश। काफ़ी देर के बाद किसी बूढ़े ने फ़ोन उठाया। बोला, हेलो हेलो, मैं किशनदेव बोल रहा हूँ। मैं सपना के परिवार के सदस्य से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए।
मैं सपना का पति मुकुंद बोल रहा हूँ। किशुन ने कहा, जी नमस्कार, मुझे सपना जी से कुछ बात करनी है। बूढ़े ने कहा, जी बोलिए, क्या बात है, मैं उसे बता दूंगा। इधर मनोज सोच रहे थे, किशुन तो आज कमाल करके ही दम लेगा। वो हर हमले को अपनी ओर करने में माहिर था। मनोज के चेहरे पर चमक थी, लगा जैसे सपने के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। पर ये क्या, फ़ोन कटने के बाद किशुन बाबू का चेहरा उतर गया था। शायद सपना ने आने से मना कर दिया था। किशुन बाबू सीधे राजू के पास गए और अपने दोनों हथेलियों के बीच राजू की हथेली को रखा और रुधे गले से बोले, दोस्त, आज तू हार गया। सपना ने तो तुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। कब का भूल चुकी है वो तुम्हें। अब रमन और उसकी पत्नी को ये सब नाटक लगने लगा था। रमन बोला, छोड़ दीजिए अंकल, नहीं आना है तो ना आए, आखिर कोशिश तो की ना आपने। राजू ने कुछ नहीं कहा, ऊपर की ओर देखा और धीरे से कहा, वो आएगी, और फिर चुप हो गए। अब रात हो चली थी, सब जाने लगे थे। मनोज और किशुन दुखी थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। क्या सपना के घर चले जाएं और राजू की स्थिति के बारे में बताएं? अगर वहाँ कुछ मामला गड़बड़ा गया तो इस बुढ़ापे में इज्जत की बैंड बच जाएगी। जो 2-4 दिन बाकी है जिंदगी के, वो भी बेइज्जती और फटकार में गुजर जाएगी। सभी बोलेंगे कि देखो इन्हें, इन बूढ़ों को सटिया गए हैं, बुढ़ापी में चले हैं इश्क लड़ाने। बड़ी दुविधा थी, एक तरफ दोस्ती तो दूसरी तरफ इज्जत। क्या करे क्या न करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारी रात करवट बदलने में बीती। वैसे भी इस उम्र में नींद कहाँ आती है। भोर हुई, 10 बज गए, मगर मनोज बाबू उठे नहीं। पत्नी ने आवाज़ लगाई, अरे कितना सोना है, 10 बज गए हैं, नहीं उठोगे क्या? बिना कुछ आवाज़ दिए मनोज बाबू उठे और बेमन से अखबार पलटने लगे। साला आजकल अखबार में भी कुछ नहीं रहता। बुदबुदाते हुए अखबार को टेबल पर पटक दिया। बेटे ने हेलमेट उठाते हुए पूछा, पापा आज नहीं जाना क्या दुकान? मनोज बाबू ने खींचते हुए कहा, तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, मन नहीं है। पर पापा तू जा ना, मेरा दिमाग मत खा। बेटे की बात काटते हुए मनोज बाबू ने कहा। उधर किशुन बाबू की लगभग यही मनोस्थिति थी। आज ट्यूशन छुट्टी कर दी थी, स्कूल भी नहीं गए। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो मनोज बाबू को फ़ोन लगाया। बातें हुई पर कोई हल नहीं निकला। फिर दोनों राजू के घर चलने का विचार किया, शायद राजू का मन बदल जाए। दोनों अपने अपने स्कूटी से निकल पड़े। मनोज बाबू पहले पहुंच राजू का हाल समाचार पूछा। रात में तबीयत बिगड़ गई थी राजू की, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी गई थी, रक्तचाप में भी बहुत उतार चढ़ाव हो रहा था। उन्हें जीवन रक्षक दवाइयाँ दी गई थी, हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। उधर किशुन रास्ते में ही फंस गए। सावन की पहली बारिश, वो भी मूसलाधार। धीरे धीरे किसी प्रकार स्कूटी रोकी और खींचते हुए एक साइड में रोके। ये बारिश क्यों भी अभी ही आनी थी, बारिश बढ़ती ही जा रही थी। तभी किशुन का मोबाइल बजा। मनोज बाबू का फ़ोन था, बोल रहे थे, अरे कहाँ रह गया तू, 2 बजने वाले हैं, जल्दी आ। किशन बाबू बोले, अरे बारिश में फंसा हुआ हूँ, आधे रास्ते में हूँ, जल्दी आ, राजू की तबीयत बिगड़ रही है। उधर से आवाज़ आई। किशुन ने कहा, ठीक है, थोड़ा बारिश तो थम जाए। कमबख्त बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 बज गए इंतजार में। अब किशन बाबू का धैर्य जवाब दे दिया। बरसात में ही स्कूटी स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने मना भी किया, मगर वो नहीं माने और आगे बढ़ गए। आगे तो हालात और भी खराब थे। सड़कों पर पानी भर गया था। लग रहा था कि कहीं 1 घंटा और इसी तरह बारिश होती रही तो घुटनों तक पानी भर जाएगा। सड़कों में 10 मिनट का रास्ता उन्होंने 40 मिनट में तय किया। राजू के घर पहुंचे तो राजू की बहू ने तौलिया दिया। बूढ़े बदन को कमज़ोर हाथों से उन्होंने पोंछा। ठंड भी लग रही थी। उन्होंने राजू के कपड़ों को ही पहन लिया और रमन से एक कंबल मांग लिया। कंबल ओढ़ने के बाद कुछ आराम मिला। फिर सब के लिए काफ़ी बनी। सभी ने पिया पर कोई बात नहीं कर रहा था। अजीब सी खामोशी और संताप था सबके चेहरे पर। काफ़ी फीकी लग रही थी सबको। शायद काफ़ी की तरह जिंदगी भी बेस्वाद, फीकी और बदरंग हो चली थी। 4 बज चुके थे। सभी ने हॉस्पिटल नुमा कमरे में प्रवेश किया।
राजू की सांसें अटक रही थी, चेहरा और जिस्म बेजान सा पड़ा था। आहट होने पर कभी कभी राजू आंखें खोलते थे, पर हिलडुल नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद अचानक सीने पर एक झटका लगा। मॉनिटर में अजीबोगरीब बदलाव आए और लगा जैसे सांसों की रफ्तार थम रही हो। लय लड़खड़ाने लगे और सांस छोड़ने लगे थे। सभी घबरा गए। जल्दी से डॉक्टर को बुलवाया गया। ये दृश्य देख सभी सहम गए। क्या ये बुलावा है ऊपर वालों का? सभी डॉक्टर के लिए भागे, मगर मनोज और किशुन को तो जैसे काटो तो खून नहीं, बुत बनकर खड़े थे दोनों। आखिर अपने सबसे अजीज दोस्त को दिया वादा जो अधूरा रह गया था और वक्त भी दगा देने लगा था। 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि राजू की आंखें खुली की खुली रह गई। धड़कन थम गई, चेहरा शांत, निस्तेज और शरीर बेजान हो गया। तभी डॉक्टर आए, नब्ज टटोली, आला लगाया और वही घिसा पीटा फिल्मी डायलॉग बोल दिया, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। रमन बेहोश हो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी रमन को संभालते संभालते खुद गिरकर रोने लगी। ये दृश्य देखकर राजू का 8 साल का पोता भी रोने लगा। मनोज बाबू कोने में बैठ गए, आंखें पथरा गई। किशुन बाबू के आंसू ने तो आंखों का ही साथ छोड़ दिया। कमरे में रोने और सुबकने मिश्रित आवाज आने लगी। शाम 5 बजने वाले थे। बाहर सावन की झमझमा बारिश और अंदर में एक चुप्पी, खामोशी और तन्हाई। तभी दरवाजे पर आहट हुई। शायद कोई था। एक बूढ़ी लगभग 55-60 के वय की एक 12 साल की लड़की के साथ थी। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। लड़की के हाथ में टिफिन जैसा कुछ था जो दरवाजे के पास खड़ी थी। बूढ़ी ने धीरे से कमरे में प्रवेश किया। राजू की बहू बिस्तर के पास बैठे रो रही थी, तो रमन अपने पिता के सीने से लिपटकर, किसी के पास शब्द नहीं थे, सिर्फ वेदना थी। वो बूढ़ी उस बेजान पड़े शरीर के पास गई, बैठी और बहुत देर तक निहारती रही। उसके पश्चात गालों को अपने हथेलियों से छुआ, माथे को चूमा, फिर सीने पर पड़े सूखे गुलाब को देखा और फिर उसकी नज़रें बगल में रखी अध खुले डायरी पर पड़ी। वो चुपचाप बैठी रही। ये नज़ारा हर कोई देख रहा था। ये कौन है? रमन की बीबी ने धीरे से रुधे गले से पूछा। रमन ने अपनी पत्नी को ऐसे देखा जैसे कहना चाह रहा हो, मुझे भी नहीं पता। मनोज बाबू और किशन बाबू ने तो गोरे गालों में बड़ा सा तिल देखकर ही पहचान लिया था कि वो बूढ़ी सपना थी। दोनों आश्चर्यचकित थे। किसी को उम्मीद नहीं थी और किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि वाकई ये सच है। क्या सच में 40 साल का बिछड़ा प्यार फिर से आ गया? लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। अब तक रमन और उसकी बीबी भी समझ चुके थे कि वो सपना ही था। इधर सपना ने अपने दोनों हथेलियों के बीच में बेजान राजू की हथेली को रखकर धीरे से बोली, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार करते थे मुझसे। इतना कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों से मोतियों का झरना फूट पड़ा। झरना ऐसे बहा जैसे रुकना ही नहीं था उसे। फिर भी अपने को संभालते हुए कहा, जब भी मैं तुमसे मिलने को बोलती तुम हमेशा देर से आते थे और मैं नाराज होती थी, और आज जब इस बारिश ने मुझे देर करा दिया तो मुझसे नाराज नहीं होगे? लो मारो मुझे। और उस बेजान हथेली को अपने गालों में मारने लगी। लो मारो मुझे। मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो मुझसे, मगर इतने नाराज मत हो कि इतने दूर चले जाओ। देखो आंखें खोलो, मैं आ गई, तेरी चॉकलेट। अब तो उठ जा कैंडी, प्लीज़ अब और मत रुलाओ मुझे। कहते कहते फफक पड़ी। उसके आंसू के मोती राजू के सीने पर रखे गुलाब को भिगोने लगी। सपना राजू को कैंडी और राजू उसे चॉकलेट बुलाता था। ऐसा लग रहा था जैसे सपना अपने आंसुओं की धार से गुलाब को फिर से खिलाना चाह रही हो। उसने अपने हाथों से राजू के खुले आँखों को बंद किया, जैसे कहना चाह रही हो कि जिसके इंतज़ार में तेरी आंखें खुली रह गई वो इंतज़ार खत्म हो गया है। ये दृश्य देख सभी चित्कार के उठे। लगा जैसे ये बिछड़न 40 साल का नहीं 40 सदी का हो। और दिल में आंसू आज के लिए सिल कर रखे थे, जिसकी गिरा अब खुल चुकी थी। आंसुओं के सैलाब से राजू का कुर्ता भीगने लगा था। बहुत कुछ कहना था सपना को, शायद बहुत सी बातें करनी थी राजू से उसे, पर जुबां साथ दे तब ना। आँखों को बरसने से फुर्सत मिले तब तो कुछ कहा जाए।
कोई किस प्रकार प्रेम के पनघट पर आकर प्यासा रह जाता है, यहाँ हर कोई देख रहा था। आखिर मिलन का घड़ा जो टूट चुका था। उधर सपना ने कुछ देर रुक कर कहा, आई एम सॉरी कैंडी, मुझे बहुत देर हो गई ना। फिर अचानक फर्श पर गिर पड़ी। सभी उसे उठाने को दौड़े। पानी छीटा गया उसके चेहरे पर। अजीब दृश्य, अजीब मुसीबत, अजीब भावनाएं और दुर्घटना। हाथों में मालिश हुई। इसी बीच उसकी पोती, जो अब तक चुपचाप सारा नज़ारा देख रही थी, दौड़ते हुए दादी की ओर भागी। इसी दरमियान उसके हाथों से टिफ़िन छूटकर ज़मीन पर गिरा और इडली सांभर और चटनी राजू का पसंदीदा खाना। सपना इसी उम्मीद से टिफ़िन लाई थी कि राजू को अपने हाथों से खिलाएगी, लेकिन उधर उसकी पोती ने दादी का सर अपने गोद में रखा और नाजुक हाथों से सर हिलाते हुए बोली, दादी उठो ना, दादी दादी। डॉक्टर को फ़ोन लगाया गया, नहीं लगा। शायद बारिश की वजह से मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। तभी दादी ने धीरे से आंखें खोला और अपने झुर्रीदार हाथों से पोती की गालों को प्यार से फेरा और सपना का हाथ फर्श छूने लगा। पोती की चीख निकल गई। दादी सब सन्न थे। कोई चीख रहा था तो कोई शुबक रहा था। किसी की आंखों से बंदर होने के बाद आंसू गालों में पनाह मांग रहे थे तो कोई झरना बहा रहा था। मनोज बाबू सोच रहे थे, साला यहाँ कोई बिरह की वेदना को नहीं सह सकता और इन्हें देखो मिलन का दर्द नहीं झेल पाए। किशन बाबू के मन में ढेर सारे प्रश्न तैर रहे थे। मसलन जीता कौन? ये प्रकृति जो इन्हें अलग करने हेतु इतने पैतरे आजमाए, या ये प्रेम जो जाते जाते अपनी बाजीगरी दिखा गया? ये रस्म रिवाज, समाज बंधन, रीतियाँ जिन्होंने इन्हें 40 साल तक दूर रखा, या फिर ये 4 मिनट का मिलन जो 40 साल के फासले को तय कर लिया था? भले दोनों जीवन के इस पार ना मिल पाए, मगर जिंदगी के आगे उसके पार तो मिल ही गए थे। अजर, अनुपम, अद्वितीय और अनोखे प्रेम मिलन को सब देख रहे थे खामोशी से। शायद यही सच्चा प्रेम था और उससे भी सच्चा मिलन।